राष्ट्रपति के पद एवं के सत्य, हाँ। एक लाइन सर हम बोलना चाहे के आर नारायण का जन्म 1921 में ही हुआ है। हो सकता है, होगा, वो मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें तो 1921 में तो हो भी सकता है बिल्कुल, क्योंकि 24 साल का उम्र हो 24 जाएगा ना। साल में इंटरव्यू ले ले। तो हाँ, संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो संसद की किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस पद का त्याग पत्र देना होगा। सिंपल सा प्रश्न। संसद के किसी भी सदन, मतलब अपर और लोअर दोनों हाउस, ठीक है। और राज्य विधान, माइक बंद कीजिए, राज्य विधायिका का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा, ठीक है, ध्यान रखें, मतलब किसी भी प्रकार का किराया नहीं देना है। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब 360 जब लगता है, ठीक है, बाय द वे अभी लगा नहीं, कभी भी लगेगा, तो एक ही व्यक्ति का सैलरी में कट डाउन नहीं होता। बाकी अब 360 इतना ज्यादा पावरफुल है, उसमें न्यायालय के न्यायाधीश सैलरी को कट करने की बात कही गई है। लेकिन उसमें भी मतलब एक्सपेंशन किया गया, उनमें भी छूट दिया गया राष्ट्रपति को, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं कम किए जाएंगे। हालांकि जब भी हुआ तो राष्ट्रपति अपना सैलरी को खुद ही बोला सब कम कर देते, बहुत सारी कंडीशन में राष्ट्रपति ने खुद ही मतलब अपने सैलरी को आधा लिया है कि न लिया है, बहुत सारे स्थिति में, ठीक है, समझ गए। लेकिन मतलब किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट के सैलरी को कट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हालांकि न्यायाधीश की भी सैलरी नहीं बचती है 360 में, ठीक है, उनका कट होता है लेकिन इनका नहीं होता। 2018 में संसद में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 5,08,000 रुपया प्रति माह कर दिया। इससे पहले बार 2008 में राष्ट्रपति की पेंशन 3 लाख रुपया सालाना से बढ़ाकर, ठीक है, सालाना है 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया सालाना है, ठीक है, बढ़ाकर उनके प्रति माह के वेतन को 50% कर दिया। सैलरी कितना होगा उनके प्रति माह, सॉरी उनका पेंशन क्या होगा, उनके प्रति माह वेतन का 50%। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को, ठीक है, पूर्ण सुसज्जित आवास, भूतपूर्व राष्ट्रपति को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा की सुविधा, सचिवालय स्टाफ एवं 1 लाख रुपए प्रति वर्ष कार्यालय खर्च मिलता है, ठीक है, भूतपूर्व की बात हो रही है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उसके पति पत्नी को परिवार पेंशन मिलता है, मतलब राष्ट्रपति के निधन हो जाए तो अगर महिला राष्ट्रपति है तो उसके पति को मिलेगा, पुरुष राष्ट्रपति उनके पत्नी को पेंशन मिलेगा, जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से कितनी होती, आधी होगी। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय स्टाफ एवं 20,000 रुपये प्रतिवर्ष एक कार्यालय खर्च भी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब उनके जो भी होंगे पेंशनर जो भी होंगे, मतलब उनके पत्नी हो सकता है फिर उनका पति हो सकता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है, ठीक है। अपने कार्यकाल के दौरान से किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी, मतलब किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है, वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस के बाद उसके कार्यकाल पे उस पर उसके निजी कृत्य के लिए अभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखें, निजी कृत्य के लिए उनको अभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उनके भी 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बहुत सारे राज्यपाल के साथ विशेषाधिकार है, ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार जो दिया गया, भारत में किसी को भी विशेषाधिकार देते हैं तो समानता का अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन ही होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि, महाभियोग एवं पद रिक्ता, ठीक है, कैसे होता है। तो पहले राष्ट्रपति का पदावधि को देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है, संसद बता द्वारा सकते चलाया क्यों राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या है, रीजन क्या है। कई सारे रीजन देखिए, सबसे प्रमुख रीजन है, देखिए राष्ट्रपति को बनाने में राज्य विधानसभा के सदस्यों की सहभागिता होती है, ठीक है, लेकिन हटाने में उनका कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पूरी तरीके से इनका जो प्रक्रिया जो होता है ना, हटाने न्यायिक नहीं हो पाती है। कम से कम उसको बनाने का अधिकार दिया तो हटाने का भी अधिकार दो।
तो राज्य विधानसभा के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं, इसलिए इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाए। हिंदी में क्या बोले, क्वासी, क्या बोले इसको? क्वासी क्या बोलेंगे? क्वासी लगता है अर्ध के साथ, न्यायिक को क्या क्वासी बोलेंगे देख क्वासी लीजिएगा। क्वासी जुडिशियल जस्टिस सेम कुछ ही होगा। बोल दीजिए ना। हाँ, सेमी नहीं बोलते, क्वासी शब्द का यूज होता है। जैसे अर्ध, क्वासी जैसे भारत का अर्ध संघीय बोलते हैं ना, तो क्वासी फेडरल यूज होता है, ठीक है। उसी तरह न्यायिक में भी कुछ होगा। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल उस उपरांत भी पद पर बना रहता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है, वो जितनी बार पुनः निर्वाचित हो जाता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन वहां पे 2 बार से अधिक भी राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। पहले ऐसा नियम नहीं था, बहुत सारे राष्ट्रपति, 3-4 राष्ट्रपति जो कि 2 बार से ज्यादा भी बने, ठीक है। लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी बार, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए एक और भी खराब कंडीशन, कि वो व्यक्ति जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वो व्यक्ति जन्म से अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से आके बस गया, बाद में अमेरिकन सिटीजन बन गया तो बन जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति कितने बार भी बन सकता है, राष्ट्रपति बनने के मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में क्या, जन्म से नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब बताए राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल्स में राष्ट्रपति इम्पीचमेंट किस पे लगता है, आर्टिकल्स कौन सा है? 61 61 61 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पे, देखिए महाभियोग कब लगेगा? संविधान का अतिक्रमण, सिंपल प्रश्न है, ठीक है। कभी पूछेगा महाभियोग की प्रक्रिया कब लगेगी, तो संविधान का अतिक्रमण करने पे, ठीक है। राष्ट्रपति पे ही केवल महाभियोग लगता है, भारत के और भी किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगता। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। महाभियोग में जो प्रक्रिया है उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन राष्ट्रपति पे ही केवल महाभियोग लगता है, और किसी को भी हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगता। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि संविधान में, ठीक है, उल्लंघन वाक्य का परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति पे संविधान का उल्लंघन करने पे महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया। भाई साहब, क्या आधार होगा उल्लंघन करने का, ठीक है। उल्लंघन करने पर उसका आधार क्या होगा, किस तरह की कृतज्ञ करेंगे तो उल्लंघन माना जाएगा। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जाते, ध्यान रखें, किसी भी सदन में, डजंट मैटर लोकसभा राज्यसभा, लेकिन उसको पारित दोनों सदन से करवाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी काम आता है। देख लीजिए प्रक्रिया, देखिए क्या है। इन आरोपों का सदन में 1/2 सदन जिस सदन में आरोप लगाए के हस्ताक्षर होने चाहिए, और जहां पर भी इसको पारित, पहले सबसे पहले जिस भी सदन में रखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, उस सदन के 1/4 सदस्यों को, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए। हम चाहते हैं इस पे बात विवाद हो। इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देना चाहिए? 14 दिन पूर्व। ये इंपॉर्टेंट है, 1/4 सदस्य इंपॉर्टेंट है। महाभियोग के प्रस्ताव को कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होनी चाहिए? ठीक है, 2/3, ठीक है। सबसे पहले 1/3 सदस्यों को तो सबसे पहले, सॉरी, 1/4 सदस्यों को तो पहले सहमति होनी चाहिए, ये प्रक्रिया शुरू हो। मतलब इसको बिल को लाने के लिए ही, मतलब लोकसभा, अगर मान लीजिए किसी राज्यसभा में लाते हैं, इस बिल को लाने के लिए 1/4 लोगों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसको पारित करने के लिए 2/3। और जब ये पारित जब उस सदन से हो जाएगा, राज्यसभा से हो जाएगा, तो लोकसभा इसकी जांच करेगी, और लोकसभा से अगर हो जाएगा तो राज्यसभा जांच करेगी, मतलब दूसरा सदन मतलब इसको क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है। सर एक उसके बात बाद करना बोलना चाहिए, महाभियोग तो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाने में लगाते हैं। नहीं नहीं, महाभियोग जैसी उसको प्रक्रिया प्रार्थना महाभियोग नहीं पत्र लगता। का महाभियोग केवल प्रेसिडेंट के साथ, मुख्य चुनाव महाभियोग आयुक्त जैसी को कैसे प्रक्रिया लगाते हैं सर? कहीं पर महाभियोग नहीं लिखा हुआ। महाभियोग जैसी ये सेम प्रक्रिया लगेगा उस पर, ठीक है, लेकिन महाभियोग केवल राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति को लेकर है, ठीक है। दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जिसे इन आरोपों की आप एक बार जांच करनी लेकिन देख चाहिए। लीजिए, क्या? आप एक बार लेकिन चेक कर लीजिएगा इसको। हाँ, हम ठीक है, हम देख तब लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, प्रार्थना ठीक है, पत्र बोलते हैं। महाभियोग जिस प्रक्रिया उसको ठीक है। प्रार्थना पत्र बोलते हैं। नहीं, मैंने कई जगह पे पढ़ा महाभियोग जैसी प्रक्रिया लिखा रहता है, ठीक है, महाभियोग नहीं लगता है, ठीक है, उसे मैं देख लूंगा, ठीक है। हम अभी क्लास खत्म कर लक्ष्मीकांत में ही देख लेंगे, आपके सामने ही। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, ठीक है। अब जब महाभियोग की प्रक्रिया जो लगेगी तो उसमें राष्ट्रपति उपस्थित हो सकता है, फिर प्रतिनिधित्व कर सकता है खुद को। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से मतलब क्या होगा, हटाना होगा, ठीक है, समझ गए। आप देखेंगे ये प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, जैसे मैंने बोला भाई, इस प्रकार के महाभियोग संसद में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया सबको पता रखता है, लेकिन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के कंडीशंस क्यों होते हैं, क्यों कहते हैं,
वो नहीं पता होता। देखेंगे सिंपल संदर्भ में क्यों कहते हैं, इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य है, दो कंडीशंस है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य भाग लेते हैं, जो कि निर्वाचित है, वही ना, निर्वाचित ही ना भाग लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हटाने की प्रक्रिया मनोनीत को भी शामिल कर देते हो, तो भाई तो ये तो न्याय नहीं हुआ। न्याय हुआ क्या, मतलब जिसको मतलब एक तरह से अपने खाना बनाने के समय में जो शामिल नहीं था, खाने खाने के समय वो भी शामिल आ रहा है। ठीक है, अब विधानसभा का सदस्य खाना बनाने के समय थे, उन्होंने पूरा योगदान दिया, अब खाना खाने के समय बोले जो तुम बाहर जाओ। दोनों कंडीशन है। ठीक है, एक तो भाई मनोनीत को आप शामिल कर रहे हो, जो कि मतलब क्या था, उसने वोटिंग नहीं किया था बनाने के लिए, तो उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब विधानसभा के सदस्यों को जो आप शामिल करते थे, उनको मतलब इसे भगा देते हो। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली, पुडुचेरी और अभी जम्मू कश्मीर हो जाए तो वो भी, ठीक है, केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। समझ रहे हैं ना, मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे उसको आप पार्टिसिपेट कर रहे हो हटाने की प्रक्रिया में, और जिन्होंने भाग लिया था उसको आप क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसीलिए राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया जो लगती है, कौन सी प्रक्रिया है, अर्ध में बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब न्याय करके भारत के राष्ट्रपति इतने अच्छे होते हैं, इतने सुलझे होते हैं, इतने वरिष्ठ पद है, इतना ना महान पद, अभी तक किसी भी प्रकार के राष्ट्रपति के साथ इस तरह का प्रयोग नहीं किया। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर, तो बस इतना ही था। प्रक्रिया क्या है, तो भाई साहब सबसे पहले 14 दिन पूर्व उनको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, जहां भी जिस सभा में भी प्रस्तुत होगा कितने सदस्यों की पहली सहमति होना चाहिए, तो हाँ इस पे बात विचार किया जाए। कितने सदस्य होने चाहिए, अच्छा 1/4। 38%। सदन को पास कराने के लिए सदन की बहुमत का कितना होना चाहिए, सदन का बहुमत कितना हो, 2/3 होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस भी हाउस में लाएंगे, अपर में लाओ लोअर में लाओ, अपर हाउस दैट मीन्स राज्यसभा, लोअर हाउस की बात करें रिप्रेजेंटेटिव हाउस लोकसभा होगा। ठीक है, जहां भी लाएंगे, माइक बंद कीजिए, जहां भी लाएंगे वहां पे सबसे पहले 1/4 मेंबर जो होंगे अपनी सहमति देंगे, और जो 1/4 मेंबर जो अपना सहमति देंगे तो सदन की बहुमत, ठीक है, सदन की बहुमत के 2/3 से मतलब पास होगा, और उसके बाद दूसरा सदन जो होगा उसका जांच करेगा। समझ गए ना, किसी भी सदन में जा सकता, डजन बेटा लोकसभा में राज्यसभा में, ठीक है, किसी भी सदन में जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक दो बता दें अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया से तो आप लोग बता ही दिया क्या क्या होता है। ठीक है, पहले हटाने में जो लोग शामिल होते हैं वो वोटिंग में नहीं होते हैं, जो वोटिंग में शामिल होते वो हटाने में नहीं होते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात करेंगे। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त होता है, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पे, उसके त्याग पत्र देने पे। उसका त्याग पत्र देने का भी तरीका होता है। त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी किसको देगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या ले देना, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है, लोकसभा कार्यपालिका का अध्यक्ष हिस्सा को है। देगा। लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष देगा। को ठीक है, देगा। देखिए राष्ट्रपति संसद का, ठीक है, अंग होता है। ठीक है, सदस्य नहीं होता, अंग होता है। तो संसद का जब जो संसद को इसकी जानकारी होनी चाहिए ना, तो एक तो उपराष्ट्रपति को भाई आपने इस्तीफा दे दिया तो राज्यसभा के सभापति है तो उनको तो जानकारी हो गई। उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा के स्पीकर को भी जानकारी देंगे से राष्ट्रपति ने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, दोनों सदन को जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए उन अपने त्याग पत्र की जानकारी किसे देंगे, तो ध्यान में रखेंगे स्पीकर को देंगे, स्पीकर को लोकसभा, और उधर राज्यसभा में सभापति तो है ही उपराष्ट्रपति। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता, उसकी मृत्यु हो जाए, अन्यथा जैसे कि वह पद ग्रहण करने के लिए अहर्क न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। ठीक है, यदि यह पद रिक्त होने के कारण उनके कार्यकाल समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व या नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव किसी कारण, ठीक है, ध्यान रखिए, किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पे बना रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी, हालांकि ऐसा नहीं होता, जिस दिन राष्ट्रपति का पद समाप्त होता है उसी दिन दूसरा भी ग्रहण कर लेता है, लेकिन भाई किसी भी कंडीशन में देश चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। युद्ध हो रखा है, कुछ ऐसी आपात स्थिति आ गई जिससे चुनाव नहीं हो सकता, तो राष्ट्रपति का पद 5 साल पूरा होने के बाद में भी अपने पद पे खाली, कोई भी संवैधानिक पद खाली नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। संवैधानिक पद, ठीक है, एक दिन भी खाली नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी संवैधानिक पद कभी भी खाली नहीं होता। ठीक है,
या तो वो व्यक्ति एक्सटेंड कर सकता है अगर चुनाव नहीं हो सकता, अगर उनका उपरांत अगर मृत्यु वगैरह हो गया तो तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को बना देंगे, चाहे 4 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए बने, लेकिन बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। अब उत्तराधिकारी कौन हो सकता है पता है, ये उपराष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या फिर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है, पता ही है आपको। जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले, संविधान में ये उपबंध राष्ट्रपति के न होने के, पदच्युत होने के, शासनांतर से बचने के लिए किया गया। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को अवसर नहीं मिलता है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। ठीक है, यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन होता, अन्यथा किसी कारण से रिक्त होगा, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की स्थिति तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पे मतलब क्या होगा, बना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये यह चीज को ध्यान में रखना है। से मान लीजिए क्या होता है, कोई राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, सॉरी किसी राष्ट्रपति के जी का देहांत हो गया। राष्ट्रपति का देहांत हो गया तो 5 साल का उनका कार्यकाल होगा, लेकिन 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए तो दूसरे राष्ट्रपति आएंगे तो 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, या फिर अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? बचे हुए समय पर नहीं, पूरा करेंगे, यही गलती हो रहा है। ठीक है, वो जो आएंगे ना पूरा करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उनके कार्यकाल समाप्त होगा, उनके कार्यकाल को पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपना पूरा कार्यकाल को पूरा करेंगे, समझ गए? ऊपर में देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं हम बिहार वाला समझ लिए, पंचायत समिति नहीं होता है तो बचा हुआ काल इसे पूरा। मध्यावधि चुनाव कहलाता देखिए है। 57 तक ये रहे, 52 से लेके 57 तक रहे। ठीक है, बीच में 62 से लेके 62 में बनते हैं। ठीक है, 67 तक रहे, देखें। और 67 से लेके 69 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, जाकिर हुसैन का 69 में मतलब क्या होता है ना, तो 69 से लेके तो 2 साल तो ये पूरा कर ले रहे, 3 साल इनको पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं, फखरुद्दीन पूरा क्या करते, बीबी गिरी पूरा पूरा साल अपना पूरा करते थे, 74 तक जाते हैं। ठीक है, फिर 74 से 3 साल होता है, तो ऐसा नहीं है, मतलब क्या होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, वो उनका कार्यकाल को पूरा नहीं करेगा, अपना पूरा कार्यकाल को पूरा करेगा। सिंपल शब्दों में ध्यान में रखिए। अब मध्यावर्ती चुनाव उसको कहते हैं, अगर मान लीजिए से बीच में किसी का शासनकाल 5 साल का है, अगर पूरा नहीं कर पाते तो बीच में अगर चुनाव करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसको मध्यावर्ती चुनाव कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब मध्यावर्ती चुनाव में क्या, जब भी मध्यावर्ती चुनाव का पूरा पूरा कार्यकाल पूरा होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले वालों को फुलफिल करेंगे, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा भंग हुआ। अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है, सपोर्ट डेट समझिए, अभी लोकसभा चल रहा था 15वां। कब से कब तक था लोकसभा, ये 19 से लेके 2024 तक था। ठीक है, जो भी है 17वां 2024 तक था। ठीक है, अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार चली जाती 2019 से लेके 2020 तक बीजेपी की सरकार चली, ठीक है, 20 में मतलब क्या हुआ, इनकी सरकार गिर गई बाय द वे। ठीक है, 20 में, ठीक है, कोई दूसरा पार्टी का सरकार बनाने की अगर घोषणा करती है तो 20 से लेकर 24 तक अगर सरकार अगर चलेगी तो ये 24 तक ही चलेगी। ठीक है, ये पूरा कार्यकाल को पूरा करेगी, 24 तक ही फुलफिल करेगी। लेकिन अगर चुनाव को अगर फेस करना पड़ता है तो ये लोकसभा का कार्यकाल गया। अब नया लोकसभा का पूरा पूरा 5 साल के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन गठबंधन की सरकार कोई पार्टी बना लेता है तो 24 तक ही चलेगा, 24 के बाद फिर से चुनाव होगा। ठीक है, लेकिन मध्यावर्ती चुनाव अगर हो जाता है, इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होगा, तो फिर से नया लोकसभा, ऐसा नहीं कि वो पिछले वाला लोकसभा का फुलफिल करने के लिए आएगा। समझ गए ना। लेकिन कोई कोई सांसद का अगर योग्यता अयोग्य करार दिया जाता है तो जब वो चुनाव होता है तो वो बीच का समय के लिए ही होता है। हाँ, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। हाँ, इसमें होता है सर, 1 मिनट। जैसे कि कोई सांसद, ये राज्यसभा में होता है। है नहीं, इसमें रा, लोकसभा में भी होता है। जैसे कि मान लिया कि राहुल गांधी को अयोग्य हाँ, करार दे दिया था संसद के तो वहां सेंस में पे हो चुनाव। सकता है, राज्यसभा में तो ऐसा होता है, क्योंकि राज्यसभा में अगर नहीं होगा ना तो उसका जो 2/3 वाला जो कहानी जो है ना, वो कैटेगरी वो खराब हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा मिसमैच हो जाएगा, तो राज्यसभा में होता है। शायद लोकसभा में भी होता है, संसद में होता है। ठीक बताया, ठीक है। चलिए आप देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितना दिन तक कार्य कर सकता है, कितना दिन तक, 6 महीना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम 6 महीना। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी व अन्य कारणों से अपने पद के कार्य करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तक
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का क्या करेगा, निर्वाह भी करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती है तथा संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां भट्टे में विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। सारा का सारा कुछ करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को शैली तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है, उपराष्ट्रपति को शैली किस लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, सदस्य के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के कहा गया जब भी कोई राष्ट्रपति के देहांत हो जाए या फिर कुछ भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, राष्ट्रपति अब न रहे तो 6 महीने के अंदर में चुनाव करवाना अनिवार्य है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा जाता है जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना चुनाव करो। वहां पर 6 महीना का वैकेंट नहीं है, जल्द से जल्द। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करवा लेना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं है उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्यकारी उपराष्ट्रपति नहीं काम करेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति सबके रूप में कार्यकारी कर सकता है, उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्यकारी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब सभापति करने की बात होगी तो राज्यसभा के सभापति कौन करेगा, उपसभापति करेगा। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति के जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति ही कार्य करेगा, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया मतलब संविधान में निहित की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। देखिए, राष्ट्रपति के प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित: कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां होता है, वित्तीय शक्तियां होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, कूटनीतिक शक्तियां होती है, सैन्य शक्तियां होती है, आपातकालीन शक्तियां होती है और कुछ और भी शक्तियां होती है। ठीक है, एक दो और भी शक्तियां होती है जो कि कभी कभी विशेष परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हैं। जब लोग हम अपने डिटेल्स में देखेंगे तो पता चल जाएगा। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, नैतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। वित्तीय शक्तियां यहाँ पे बात करनी कहाँ पे है? न्यायिक शक्तियां किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के क्षमादान 72। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360 में तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, सैन्य शक्तियां युद्ध को रोकना, युद्ध की घोषणा करना, सैन्य कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। वित्तीय शक्तियां का भी प्रयोग करते हैं, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किनकी अनुमति लेनी होगी? आकस्मिक नीति में से फंड निकालने के लिए किनकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से निकाल सकते हैं। संचित निधि से फंड निकालने के लिए किनकी अनुमति लेनी होगी? संसद से। ठीक है, लेकिन आकस्मिक नीति से प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो अब कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे कार्यकारी शक्ति, क्योंकि अगर इसको अगर टच करते तो बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफी कुछ इसमें आता है। तो कल हम कार्यकारी शक्ति से करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें खत्म करेंगे तो पूरा एक साइड खत्म करके बीच में रोकने से मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो कल के क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए करवा दूंगा इसको। ठीक है, तो कार्यकारी शक्ति से कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल कोशिश करेंगे 5-7 को शक्ति है ना सब खत्म कर देंगे, क्योंकि परसों तो क्लास हो नहीं पाएगी। चलिए ठीक है, ठीक।